अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज से कुछ अर्से पहले हॉलीवुड ने एक मूवी जारी की जिसका नाम था 10,000 BC। इस वीडियो में जितने भी जानवर दिखाए गए वो बड़े बड़े जानवर थे। चाहे आप टाइगर को देख लें, चाहे आप हाथियों को देख लें। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर 10,000 BC पहले ऐसी क्या वजह थी कि सारे जानवर बड़े बड़े फूले हुए लग रहे थे और आज के जानवर पिचके हुए लगते हैं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 10,000 BC का मतलब है तकरीबन 12,000 साल आज से पहले। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 21वीं सदी में हैं, यानी 2000 साल हम गुजार चुके हैं। और ये टाइम शुरू हुआ था BC से, 0 BC से, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो उससे पहले अगर हम 10,000 साल लगाएं तो हमारे पास 12,000 साल बनते हैं। ये मूवी आज से अगर देखा जाए तो 12,000 साल पुराने वाक़यात को बताती है। आज की हमें साइंस ये बताती है कि इस वक्त दुनिया में बड़े बड़े जानवर मौजूद थे, क्योंकि उनके जब फॉसिल्स हमें नज़र आते हैं वो बड़े बड़े हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगर आप हाथियों को देखें तो वूली मैमोथ एग्जिस्ट करते थे, जिनके बड़े बड़े दांत थे और उनके कद भी बड़े थे। बड़े बड़े टाइगर्स मौजूद थे। जो रीछ थे उनके कंधे एक रिसर्च के मुताबिक ज़मीन से तकरीबन 6 फुट ऊपर थे। तो कंधे सिर्फ 6 फुट ऊपर थे, तो इतने बड़े कद मौजूद थे। बहुत सी रिसर्च हो रही है कि आखिर ऐसे क्या अवामिल हैं जिसकी वजह से इनके कद और इनका साइज़ छोटा हो गया वक्त के साथ साथ। इन साइंसदानों में से एक साइंसदान है डॉक्टर फेलिसा स्मिथ। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, जो कि प्रोफेसर हैं PhD इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एवोल्यूशनरी साइंस में। और इनकी रिसर्च बताती है कि इन्होंने 65 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स को जांचा और इन्होंने एक थ्योरी बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाया। लेकिन ये हाइपोथेसिस मफरूज़ा साइंस के मिले हुए एविडेंसेस पर बेस करता है। इनका ये ख्याल है कि ये बड़े बड़े जानवर कुछ तो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, नापैद हो गए, और कुछ ने अपने आप को बदल लिया, इवॉल्व कर गए। हम इन दोनों केसेस को देखने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि वूली मैमोथ, जो कि बहुत बड़े हाथी थे, बड़े दांतों वाले, वो एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन वो एक्सटिंक्ट क्यों हुए? ये थ्योरी हमें कहती है कि आज से 1.8 मिलियन यानी 18 लाख साल पहले इनकी एक्सटिंक्शन तेज़ होगी और तकरीबन 10,000 साल पहले दुनिया में वूली मैमोथ ऑलमोस्ट तकरीबन नापैद हो चुके थे। और ये वो वक्त था 1.8 मिलियन साल पहले जब दुनिया में होमो इरेक्टस ने सब्जियों से गोश्त खाना शुरू कर दिया था। होमो इरेक्टस दुनिया में फैल रहे थे, मैं आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। और उन्होंने गोश्त खाना शुरू कर दिया था, उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था। वो 2 पैरों पर चलते थे और वो जानवरों का शिकार करते थे। यही वो टाइम है जब हमें नज़र आता है कि वूली मैमोथ के जितने भी और जानवरों के जितने भी हमें स्कल्स और उनके फॉसिल्स मिलते हैं, उनकी हड्डियों पर हमें निशानात मिलते हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनको शिकार किया जा रहा था। ये काम निंद्राटॉल्स भी कर रहे थे। आखिरी बचने वाले वूली मैमोथ नॉर्थ अमेरिका में थे, अलास्का में। और यहाँ पर भी उनका ख़ात्मा होमो सेपियंस के हाथों हुआ। होमो सेपियंस ज़्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाली स्पीशी थी। वो ज़्यादा अच्छे नेज़े बना सकते थे और वो ज़्यादा तेज़ी से इनका शिकार करते थे, ताकि वो फ़र ले सकें, वो इनके दांत ले सकें और इनके दांतों से औजार बना सकें और ज्वेलरी बना सकें। तो होमो सेपियंस ने आके इनका शिकार बड़ी तेज़ी से किया। और आज की साइंस हमें ये बताती है कि इस वजह से ये नापैद भी हुए और 216 पाउंड से लेकर इनका वज़न ऑन एवरेज 17 पाउंड तक कम हुआ। मैं आपको एक और मूवी की मिसाल देता हूँ, आइस एज। आइस एज की अगर आप मूवी देखें तो इसमें भी आपको बड़े बड़े जानवर नज़र आएंगे। लेकिन आइस एज ज़मीन के एक ऐसे टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है जिसे हम प्लेस्टोसीन पीरियड कहते हैं। यानी आसानी में अगर आप कहें तो ये ज़मीन की आइस एज थी। ये वो टाइम था जब ज़मीन ग्लेशियर से
ज़्यादातर ज़मीन ग्लेशियर से ढकी हुई थी। ये टाइम जिसे ग्रेट आइस एज कहा जाता है, ये तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, 25 लाख साल पहले शुरू हुआ और आज से 11,700 साल पहले ख़त्म हुआ। तो ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू होगी। अब आपको समझ आई होगी कि इस मूवी को 10,000 BC क्यों कहा गया, क्योंकि ये आज से 12,000 साल पहले का वक्त बताती है, जब हमारी दुनिया में आइस एज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी और ग्लोबल वार्मिंग आ रही थी। याद रहे कि हमारी दुनिया में मुख्तलिफ टाइम पर पेंडुलम की तरह ज़मीन कभी आइस एज में जाती थी और कभी ग्लोबल वार्मिंग आती है। जिस तरह अब हम आइस एज से निकलकर ग्लोबल वार्मिंग के पीरियड में आ चुके हैं। इन जानवरों के मादूम होने में बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि इनके साइज़ बहुत बड़े थे। तो जब ग्लोबल वार्मिंग आ रही थी तो इनके साइज़ की वजह से ये स्लो थे, इनका प्रोडक्शन सिस्टम बहुत तेज़ नहीं था, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे तेज़ी से, अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाते थे। छोटे जानवर इनको हंट करते थे, इंसान इनको हंट करते थे, इनका शिकार करते थे, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये मादूम होते गए। पहाड़ियों पर चढ़ नहीं सकते थे, इनको चढ़ने में बहुत मुश्किल आती थी। और सबसे अहम बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनको प्यास और गर्मी का भी सामना था। बहुत से ऐसे म्यूज़ियम हैं जहां पर आपको बड़े बड़े फॉसिल्स नज़र आएंगे और इस चीज़ में तो कोई शक है ही नहीं कि आज से 10,000 साल पहले जानवरों के साइज़ बहुत बड़े थे। इसलिए आज हम इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जाते हैं अलास्का, जहां पर आखिरी वोली मैमथ का ख़ात्मा हो रहा है। मैंने आपको बताया था वोली मैमथ 10,000 साल पहले तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये जो वोली मैमथ हैं ये तकरीबन 5,600 साल पहले अलास्का में झीलों के गिर्द इनके फॉसिल्स हमें नज़र आते हैं। और उसकी वजह यह है कि ज़मीन पर आइस एज ख़त्म हो चुकी है और ज़मीन के सी लेवल्स बढ़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सी लेवल्स के बढ़ने की वजह से जो झीलें थी जिनमें मीठा पानी था वो भी समंदर का हिस्सा बनती गई, कुछ झीलें सूख गईं और जो कुछ झीलें बची, बहुत कम तालाब और झीलें बची जिनमें मीठा पानी था, उनके गिर्द वोली मैमथ जमा हो गए और इनके जमा होने की वजह से और भागदौड़ की वजह से उसमें मिट्टी और नमकियात ऐड होते गए, इस वजह से वो भी नमकीन हो गए। तो प्यास की वजह से वोली मैमथ इस दुनिया से चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन सारे जानवर एक्सटिंक्ट नहीं हुए। कई जानवरों ने एवोल्यूशन के ज़रिए अपने आप को बेहतर तौर पर इस पूरी ग्लोबल वार्मिंग के लिए अडॉप्ट किया। मैं आपको एक रिसर्च दिखा रहा हूँ। ये रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर की एक PhD डॉक्टरेट करने वाली स्टूडेंट की है। अब हो सकता है ये डॉक्टर बन चुके हैं, जिनका नाम है एबिगेल एम्ब्रोजिया। और इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आइस एज चेंज हो रही थी और ग्लोबल वार्मिंग दुनिया में आ रही थी, जानवरों के साइज़ छोटे होते जा रहे थे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि छोटे साइज़ के जानवर अपनी बॉडी को बड़ी तेज़ी से ठंडा कर सकते हैं और बड़ी बॉडी रखने वाले जानवर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। इस वजह से जानवर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रहे थे और उनके साइज़ छोटे होते जा रहे थे। इन्होंने बताया कि तकरीबन कुछ जानवरों के 30% तक साइज़ छोटे हुए। एक और स्टडी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में हुई है, और इस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है वो एक परिंदे के गिर्द घूमती है जिसका नाम है माउंटेन वैगटेल। मैं आपको ये परिंदा यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इन्होंने बताया है कि 1976 से लेकर 1999 इस टाइम पीरियड के बीच में ज़मीन के टेम्परेचर बढ़े और इस बर्ड के, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ वैगटेल की, इसके हैबिटेट के जहाँ पर ये रहता है उसके टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट ज़्यादा बढ़ा है और उसकी वजह से इसका साइज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया है क्योंकि इसने सरवाइव करना है। ये एक्सपेरिमेंट तो हमारे सामने किया गया है और इतने छोटे टाइम में, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जानवरों के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं। सिर्फ वैगटेल के साइज़ छोटे नहीं हो रहे। एक स्टडी हमें बताती है कि पोलर बियर भी श्रिंक हो रहे हैं, उनके साइज़ श्रिंक हो रहे हैं। फिर कुछ और स्टडीज़ बताती हैं कि बटरफ्लाई, मुनार्च कहा जाता है, मुनार्क कहा जाता है बटरफ्लाई, उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है गर्मी की वजह से। मैं आपको यहाँ पर
शीप दिखा रहा हूँ, सोए शीप इसका नाम है और इसका साइज़ भी छोटा हो रहा है। ये भी हमें अलग स्टडी बताती है। एक स्टडी हमें ये बताती है कि कनाडा लिंक्स जो कि ख़ास किस्म की बिल्ली नुमा जानवर होता है, उसका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। तो हमारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जानवरों के साइज़ इवॉल्व हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो जो जानवर हमारे पास मौजूद हैं उनको तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब इंसान की ख्वाहिश ये है कि उनको वापस दुनिया में लाया जाए। लेकिन उनको वापस लाने के लिए हमारे पास उनका महफूज डीएनए होना चाहिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका डीएनए हमारे पास मौजूद नहीं है, जिस तरीके से डायनासोर्स, तो उनको बनाने के लिए हमें कुछ और तरीक़ों से काम करना पड़ेगा, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन साइबेरिया के एक इलाके में हमें एक ऐसा ख़जाना मिला है हाथियों का, वुली मैमोथ के फॉसल्स का, जो कि तकरीबन बड़ी अच्छी शेप में इंटैक्ट हैं। और उसकी वजह यह है कि ये पूरा का पूरा गौल किसी वजह से पानी के नीचे आ गया और जम गया, और उसकी वजह से इनकी खाल और इनके बॉडी पार्ट्स, इनका फ्लैश काफ़ी हद तक महफूज है और उससे हम बाआसानी डीएनए निकाल सकते हैं। जब हम डीएनए निकाल सकते हैं तो हम इनको क्लोन कर सकते हैं, इनको वापस दुनिया में ला सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक हम 2024 से लेकर 2027 के बीच में वोली मैमूथ को दोबारा दुनिया में ला रहे हैं और आप अपनी आँखों से इस टाइम के बाद वोली मैमूथ को दुनिया में देख सकेंगे। ये कैसे किया जा रहा है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इसको मैं इस सीरीज़ की आने वाली वीडियो में बयान करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने नॉलेज को, अपने इल्म को दूसरों तक बांटिए।